हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नॉलेज एंड एजुकेशन अड्डा। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 हिस्ट्री के चैप्टर 1 को, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने इसके चैप्टर्स के काफ़ी कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किए हैं। तो चलिए आज पढ़ते हैं हम पार्ट 2 के बारे में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जो टॉपिक्स हैं आपने क्या क्या पढ़े एक बार रिकॉल कर लेते हैं। हमने यहाँ पर फ्रेंच रिवॉल्यूशन का स्टार्टिंग जो था उसे पढ़ा, ठीक है। फिर हमने देखा द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन एंड हमने ये देखा कि लास्ट में मोनार्की सिस्टम से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की सिस्टम इस्टेब्लिश्ड हो जाती है। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे यहाँ पर पढ़ेंगे यहाँ टॉपिक 3, फ्रांस एबॉलिश मोनार्की सिस्टम से कैसे वो रिपब्लिक बन जाता है। देन यहाँ पर हम रेन ऑफ टेरर के बारे में पढ़ेंगे, फिर डायरेक्टरी रूल्स के बारे में पढ़ेंगे और ये हमसे पूछा जा रहा है क्या वुमेन्स को भी रिवॉल्यूशन का मतलब फ़ायदा हुआ या वुमेन्स के लिए भी रिवॉल्यूशन हुआ, ये हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसका आंसर भी आपको मिलेगा। एंड द एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी एंड लास्ट में हमें पढ़ना है रिवॉल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ। इन सारे टॉपिक्स को आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। तो यहाँ पर जैसे कि आपको पता है, मैंने बताया था, फिर से बता देती हूँ कि फ्रांस में मोनार्की सिस्टम रहता है, ठीक है। इस मोनार्की सिस्टम के बाद फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की सिस्टम को यहाँ पर अचीव कर लेता है। देन लास्ट में यहाँ पर आज की वीडियो में हमें ये देखना है कि फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की से रिपब्लिक क्यों बन जाता है और कैसे बन जाता है, ठीक है। मोनार्की सिस्टम क्या है एक बार आप यहाँ पर समझ लीजिए। तो मोनार्की सिस्टम मीन्स है अ सिस्टम दैट इज गवर्न बाय अ किंग और क्वीन और मोनार्क एंड मोनार्की इज़ द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। मोनार्की एक गवर्नमेंट का एक तरीका है जो कि किसी एक राजा या फिर रानी या फिर उसके जो भी उसके राज दरबार में मतलब हैं, उसके परिवार में जो हैं वही जो है पूरा गवर्नमेंट जो है चलाएंगे, ठीक है। ये है मोनार्की सिस्टम। तो ऐसा हो रहा था और लुई 16 जो है, ये आप देख रहे हैं कि लुई फर्स्ट, सेकंड, थर्ड से लेके 16 तक जो है ये राजा बनते आ गए, ठीक है। तो ये मोनार्की सिस्टम की वजह से ऐसा हो रहा था। और अगर राजा शासन कर रहा है तो हो सकता है कि वो राजा अच्छा भी है और या हो सकता है कि वो अच्छा ना हो। तो जैसा लुई 16 को आपने देखा कि वो जो है पहले तो किस तरह से जो है ट्रीट करता है, फिर उसके बाद कितना ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है वहाँ पर फ्रांस के लोगों पर। तो यहाँ पर जो है मोनार्की सिस्टम को हटाना बहुत ही ज़रूरी हो गया और ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि राजा का जो है शासन वो हर बार अगर होगा तो मे बी वो अच्छा भी हो सकता है और ख़राब भी। तो अब इसको हटाकर यहाँ रिपब्लिक सिस्टम आता है या डेमोक्रेटिक आता है। इससे होता क्या है, इसमें अ गवर्नमेंट और अ सिस्टम इन विच द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री इज इलेक्टेड बाय द पीपल। यहाँ पर होता है कि जब किसी एक जगह या किसी कंट्री में जहाँ पर जो गवर्नमेंट बन रही है वो लोगों के द्वारा इलेक्ट किए गए किसी पर्सन को मतलब जो है उसके थ्रू किया जा रहा है और जो वो पर्सन इलेक्ट किया है वो लोगों ने ही किया है, उनके सहमति से हुए हैं। तो यहाँ पर को क्या होगा, डेमोक्रेटिक होगा। जैसे आप इंडिया में देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, रिपब्लिक सिस्टम है, ठीक है। और ये रिपब्लिक सिस्टम जो है हर एक कंट्री ने पहले जो है अचीव किया, पहले नहीं था बाद में अचीव किया है, सभी के यहाँ ऐसा था। तो फ्रांस का यहाँ पर ज़्यादा इफेक्ट पूरी इंडिया में देखने को मिला है। देन वो धीरे धीरे पूरे इंडिया मतलब सॉरी पूरे वर्ल्ड में फैला है, वर्ल्ड हिस्ट्री से। तो उसी का सिस्टम आप यहाँ पर देखेंगे। तो अभी तक आपने देख लिया कि मोनार्की सिस्टम से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की यहाँ पर आ जाती है, ठीक है। तो अब यहाँ हम देखेंगे कि वो जो मोनार्की सिस्टम से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है फिर भी वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की से रिपब्लिक सिस्टम हो जाता है। तो ऐसा होता क्या है, क्योंकि मोनार्की सिस्टम में क्या है, राजा ही अपने रूल्स बनाता है और राजा ही उसको फॉलो करवाता है, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में क्या होता है कि राजा जो है वो तो रहेगा, शासन तो करेगा, लेकिन जो रूल्स होंगे वो राजा के नहीं होंगे बल्कि एक मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का रूल होगा, ठीक है। वो राजा से नहीं बल्कि एक कमेटी होगी, वो पूरे एक रूल्स को बनाएगी, देन फिर राजा उसको फॉलो करेगा। राजा अपने से कोई रूल्स नहीं बना सकता, ऐसा होता है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में। लेकिन फिर भी पावर तो है ही राजा के पास। तो पूरी तरह से राजा के पावर को ख़त्म करके यहाँ पर क्या होना चाहिए, इस एक पब्लिक का जो है यहाँ पर शासन होना चाहिए, पब्लिक की पावर्स को जो है लोगों के सामने लाना है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, रिपब्लिक।
ठीक है। तो अब हम यहाँ समझते हैं कैसे फ्रांस में मोनार्की से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हो चुका था और अब यहाँ पर रिपब्लिक बनेगा। तो लुई 16 had signed the constitution but he entered into secret plans with the king of Prussia। जैसा कि अभी आप नेक्स्ट इसके पहले वाले वीडियो में देख चुके हैं, लुई 16 क्या करता है कि वहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूशन में साइन तो कर देता है कि ठीक है हम अपना रूल्स तो नहीं बनाएंगे, हम उसी रूल्स को फॉलो करेंगे, बट वो अंदर ही अंदर क्या कर रहा है, प्लानिंग कर रहा है। एंड प्रुशिया के किंग से क्या करता है, वहाँ पे सीक्रेट प्लानिंग कर लेता है, ठीक है। बट द नेशनल असेंबली जो कि अभी बन चुकी है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप उसे देख कर तब इस वीडियो को देखिए, क्योंकि अगर आप उसे नहीं समझे होंगे तो आपको ये समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये एक तरह की स्टोरी है और स्टोरी कहीं से भी मिस हो जाती है तो समझ में नहीं आती है, तो 1 बाय 1 आपको उसे देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या है, बट द नेशनल असेंबली इन 1792 डिक्लेयर वॉज अगेंस्ट प्रुशिया एंड ऑस्ट्रिया। ठीक है, यहाँ पर नेशनल असेंबली जो है प्रुशिया और ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट रहती है। थाउजेंड्स ऑफ वॉलंटियर्स ज्वाइन द आर्मी, हज़ारों लोग जो है आर्मी को ज्वाइन कर लेते हैं यहाँ पे। एंड दे सॉ दिस इज़ अ वॉर ऑफ पीपल अगेंस्ट किंग्स एंड एरिस्टोक्रेट्स ऑल ओवर यूरोप। यहाँ पर क्या है, लोगों ने देखा कि जो यूरोप में जो है, जैसे यूरोप में ही सब कुछ आता है, फ्रांस और आपका जर्मनी, इटली, ये सभी यूरोप का ही पूरा एक मतलब कंट्री है अलग अलग यूरोप में। तो यहाँ पर क्या है कि जो अभी तक क्या है कि पीपल्स को ये चीज़ पता चल गई है कि राजा किंग के अगेंस्ट में जो लड़ना है, इसका मतलब है कि हमारा वॉर है, ठीक है, पूरे पब्लिक्स का वॉर है। जब तक सभी एक साथ मिलके किंग के अगेंस्ट नहीं होंगे तो किंग यहाँ से जो है वो हटेगा नहीं। होता क्या है यहाँ पे, तो सभी लोग मिलके अपनी एक आर्मी बना लेते हैं, ठीक है। तो द मार्सेले इज़ नाउ द नेशनल एंथम एंड इन ऑन फ्रांस कंपोज्ड बाय द पोएट रॉजर डी इल्स। यहाँ पे क्या है कि इल्सले, इन जो रॉजर डी इल्सले हैं, इन्होंने क्या किया था कि अपना एक फ्रांस में एक नेशनल एंथम बनाया था मार्सेले नाम का, ठीक है। तो यहाँ पर वही एक नेशनल एंथम बन जाता है, मतलब नेशनल सॉन्ग बन जाता है, जैसे हमारे इंडिया में है, ठीक है। इंडिया में जैसे सभी लोग जो है वंदे मातरम वगैरह सब सॉन्ग्स आप लोग जानते हैं होता है। तो ये सभी क्या है, वहाँ पर जो फ्रांस में नेशनल सॉन्ग था वो मार्शले था, और ये जो है इट वाज संग फॉर द फर्स्ट टाइम बाय द वॉलंटियर्स फ्रॉम द मार्शलेज। ठीक है, वॉलंटियर्स जो थे मार्शलेज के, वहाँ पर पहली बार इनको गाया गया था, इसी वजह से इसका नाम मार्शले पड़ा था। एंड दे मार्च्ड इनटू पेरिस एंड सो गॉट इट्स नेम। ठीक है, ये लोग क्या किए थे कि पैदल ही फ्रांस से, मतलब पेरिस से जाते हैं, फ्रांस से लेके पेरिस तक जाते हैं, और फिर वहाँ पर क्या करते हैं, इसी गाने को गाते गाते वो लोग जाते हैं, ठीक है। तो आप देख चुके हैं कि लुई 16 के अगेंस्ट पूरी एक आर्मी बन चुकी है, और आर्मी जो है वो धीरे धीरे पेरिस में पहुँच गई, और फिर वहाँ पर जाकर के ये गाना गाते गाते लोग देशभक्ति के गाने को इसलिए गुनगुना रहे थे ताकि उनका जोश कम ना हो, और वो धीरे धीरे क्या करते हैं, वहाँ पेरिस में पहुँच जाते हैं। तो यहाँ पर आपको पता है कि फ्रांस में अब नेक्स्ट क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ द जैकोबिन्स क्लब। जैकोबिन्स क्लब का फॉर्मेशन होता है। तो ये है क्या, पहले समझते हैं। देखिए 1791 में जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की सिस्टम है उस पर राजा ने साइन कर दिया था। तो उस पर क्या हुआ था, यहाँ पे द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 गेव पॉलिटिकल राइट्स ओनली टू द रिचर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। जो थर्ड स्टेट के जो रिचर सेक्शंस हैं, ठीक है, उन्हीं के पास केवल ये चीज़ मतलब दिया गया था कि आपके पास पॉलिटिकल राइट्स है। तो पॉलिटिकल क्लब्स बिकेम एन इम्पॉर्टेंट रेलिंग पॉइंट फॉर पीपल who wish to discuss government policies and plan their own forms of action। पॉलिटिकल क्लब्स जो थे वो मतलब कि क्या थे, एक इम्पॉर्टेंट जगह बन गए थे लोगों के। जैसे कि अब आप टेनिस कोर्ट देखे थे, ठीक है, इसके फर्स्ट वीडियो में आपने पढ़ा होगा। टेनिस कोर्ट में लोग जो क्या करते हैं, जितने भी थर्ड स्टेट के लोग हैं वो जाकर वहाँ पर ओथ जो है लेते हैं, तब जाकर राजा मानता है और फिर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की पर साइन करता है। देन वहाँ आपने उस चीज़ को देखा होगा। तो वही इसी टाइप के बहुत सारे क्लब्स उस टाइम बन चुके थे, जहाँ पर लोग जो है गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ और उसके प्लान्स के बारे में भी डिस्कस करते थे, ठीक है। उस टाइम बहुत सारे ऐसे क्लब्स बने हुए थे। तो द मोस्ट सक्सेसफुल क्लब्स दीज क्लब्स वॉज दैट ऑफ द जैकोबिन्स क्लब। तो उस जैसे कि बहुत सारे क्लब्स थे, लेकिन उसमें भी क्या है, सबसे फेमस जो था वो जैकोबिन्स क्लब था। कौन सा, जैकोबिन्स क्लब, ठीक है। ये जैकोबिन्स क्लब क्या है,
तो अबाउट जैकोबिन्स क्लब चलिए उसको समझते हैं। इसको सैंड क्यूलॉट्स भी कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस में अगर आपसे कोई पूछ ले तो सैंड क्यूलॉट्स क्या है, तो जैकोबिन्स क्लब को ही सैंड क्यूलॉट्स भी कहते हैं, ठीक है, सैंड क्यूलॉट्स। तो यहाँ पर क्या है, द मेंबर्स ऑफ द जैकोबिन्स क्लब बिलोंग्ड मेनली टू द लेस प्रॉस्पेरस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। जैसा कि आप जान चुके हैं कि थर्ड स्टेट में भी क्या है, दो तरह के लोग होते हैं, एक रिचर थे और एक क्या थे, जो गरीब है और कुछ अमीर थे, ठीक है। तो जो अमीर लोग हैं उनको छोड़ के जो गरीब लोग थे उन लोगों ने अपनी एक जैकोबिन्स क्लब बनाई थी और सिर्फ उन्हीं की एक क्लब थी। तो इसमें कौन कौन से लोग थे, जो स्मॉल शॉपकीपर्स होते हैं, आर्टिशंस होते हैं, शू मेकर्स होते हैं, पेस्ट्री कुक्स जो बनाते हैं, एंड वॉच मेकर्स जो होते हैं, प्रिंटर्स होते हैं, एज वेल एज सर्वेंट्स जो काम करने वाले हैं, और जो डेली वर्कर्स हैं यानी कि जो मजदूर लोग हैं, वो सभी मिल करके अपना एक क्लब बनाते हैं। एंड इस क्लब का जो लीडर है उसका नाम है मैक्सिमिलियन रॉबिस्फेयर, ठीक है। इस नाम को आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिए क्योंकि आगे चल के यही नाम आपको अभी इसी में मतलब समझना पड़ेगा। ये जो मैक्सिमिलियन रॉबिस्फेयर है जो जैकोबिन्स क्लब का क्या है, लीडर है। बट ये लीडर अगर किसी के पास मतलब पावर ज़्यादा देर तक अगर रहती है तो वो उसका मिसयूज़ करता है, तो वही काम यहाँ पे मैक्सिमिलियन ने भी किया है। अभी आप इसी में ही समझेंगे आगे। तो यहाँ पे होता क्या है कि सबसे पहले तो क्लब्स बन गया, ठीक है। देन यहाँ जैकोबिन्स क्लब बन गया है तो क्लब्स का कुछ अपना ड्रेसिंग कोड भी होना चाहिए, तो इन लोगों ने अपना एक ड्रेसिंग कोड बनाया है। ये आप डायग्राम में देख सकते हैं। ये जो है एक कपल है, यहाँ पे क्या है कि एक ये मेल और फीमेल्स, इनका अपना एक ड्रेसिंग कोड है क्लब के लिए। तो क्लब मेंबर्स डिसाइडेड टू वोर लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर्स, उन लोगों ने डिसाइड किया कि हम लंबे लंबे ट्राउजर्स को पहनेंगे। दिस वॉज टू सेट देमसेल्व्स अपार्ट फ्रॉम द फैशनेबल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी हु वर नी ब्रिचेस। देखिए यहाँ पे क्या है कि जैकोबिन्स क्लब के लोगों ने अपने आप को अमीर लोगों से अलग दिखाने के लिए फुल स्ट्रिप ट्राउजर्स को वेयर किया, पहना। क्यों पहना फुल को, क्योंकि जो घुटनों तक की जो ट्राउजर्स होती थी उसे ब्रीचेस कहा जाता है और ब्रीचेस सिर्फ अमीर लोग पहनते थे। तो यहाँ पर जो गरीब लोग हैं, ये उनकी सोसाइटी है, तो ये उन लोगों से अपने आप को अलग ही दिखाएंगे। तो अपने आप को अलग से रिप्रेजेंट करने के लिए इन लोगों ने अपने एक फुल स्ट्रिप ट्राउजर्स को जो है एक मतलब क्लब का क्या रखा, ड्रेस कोड रखा। और साथ में उन्होंने एक रेड कैप भी वेयर की। इस रेड कैप के बारे में आपने इसके फर्स्ट वीडियो में पढ़ा है, देखा होगा कि इसका रेड कैप का मतलब क्या होता है, क्या कि एक तरह का रिवॉल्यूशन है ये, ठीक है, कि हम सभी क्या है, रिवॉल्यूशनरीज हैं। हमें जो है किसी तरीके से डेमोक्रेसी चाहिए, अब हमें मोनार्की सिस्टम ख़त्म करना है। तो इस तरह से उन लोगों ने अपना ड्रेस कोड बनाया, फुल स्ट्रिप ट्राउजर्स एंड उसके ऊपर रेड कैप, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर बना है। देन यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ कन्वेंशन एंड फ्रांस बिकम रिपब्लिक इन 21 सितंबर 1792। डेट को आप याद रखिए कि फ्रांस जो है वो रिपब्लिक किस डेट को हुआ था, 21 सितंबर 1792 को हुआ था। 1791 में फ्रांस बना था कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, एंड 1792 जस्ट उसके एक साल बाद ही फ्रांस बन गया क्या, रिपब्लिक, ठीक है। यहाँ हुआ इन द समर ऑफ 1792 द जैकोबिन्स प्लान्ड अ रिवॉल्ट ऑफ अ नंबर ऑफ पेरिशियंस who were angered by the short supplies and high prices of food। 1792 के समर सीजन में क्या हुआ था, उस समय गर्मी का समय चल रहा था और जैकोबिन्स लोगों ने ऐसा मतलब कि देखा कि जो प्राइजेज़ है बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तो जो पेरिस वालों से उन लोग क्या हो गए, गुस्सा हो गए इस टाइप के प्राइजेस को देख करके, और इस टाइप के फूड सप्लाईज को कम होते हुए देखते हुए लोगों ने क्या हुआ, उनके अंदर गुस्सा आ गया। और 10 अगस्त 1792 के 2 में क्या हुआ, लोगों ने जैकोबिन्स के पैलेस पर अटैक कर दिया। जैकोबिन्स लोगों ने क्या किया, पैलेस पर अटैक कर दिया। ये पैलेस क्या है, पैलेस वो जगह है जहाँ पर राजा लुई 16 अपनी क्वीन मैरी एंटोनिएट के साथ रह रहा था। ये बहुत ही सुंदर जगह थी जहाँ पर क्या है कि किसी भी तरह का असुविधा या फिर किसी भी तरह की उनको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ऐसा उन्होंने अपने लिए एक जगह बनाया था, पैलेस बनाया था, और लोगों ने मिल के उसके ऊपर अटैक कर दिया। एंड यहाँ पर क्या, मैस्केड द किंग्स गार्ड, और लोगों ने क्या किया, राजा के जो गार्ड है उनको मार दिया।
एंड हेल्ड द किंग्स हिमसेल्फ एज अ हॉस्टेज फॉर सेवरल आवर्स। और राजा इतना डर गया लोगों की इस तरह के बर्ताव को देख करके कि उसने अपने आप को क्या कर दिया, कुछ घंटों के लिए जो है अपने एक कमरे में बंद करके खुद को रख लिया। लेटर असेंबली सेंट टू इम्प्रीजन द रॉयल फैमिली। बाद में रॉयल फैमिलीज को क्या किया, यहाँ पर असेंबली में भेजा लोगों ने, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है कि इलेक्शंस वर हेल्ड, फिर इलेक्शन होता है। एंड फ्रॉम नाउ ऑन ऑल मैन ऑफ 21 ईयर्स गॉट द राइट टू वोट इवन दे हैव लैंड और नॉट। देखिए जब वहाँ पर क्या हुआ, इलेक्शंस होने लगे तो लोगों को यहाँ पर सभी को वोट देने का क्या हो गया, राइट्स मिल गया। जितने भी मेंस हैं, वुमेन्स की बात नहीं हो रही यहाँ पर भी, जितने भी मेंस हैं 21 ईयर्स के हैं वो सभी वोट दे सकते हैं, चाहे उनके पास ज़मीन है या फिर नहीं है, ठीक है। क्यों, देखिए अभी तक क्या था, जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की साइन की गई थी उसमें वही लोग वोट करते थे थर्ड स्टेट में जो कि 25 साल के हैं और जो 3 दिन के बराबर वेजेस के बराबर क्या करते हैं, पैसे को कलेक्ट करते हैं या टैक्स को पे करते हैं, ठीक है। जो 3 दिन के वेज के बराबर, सिर्फ वो लोग वोट कर सकते थे, इसके अलावा कोई भी आदमी वोट नहीं कर सकता था। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया कि अब तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आपके पास लैंड है या नहीं है, आप जो है जितने भी मेंस हैं, जितने भी आदमी पुरुष हैं वो सभी वोटिंग कर सकते हैं, जो भी 21 साल के या फिर उससे ऊपर के हैं। ऐसा यहाँ पर हुआ। तो द न्यूली इलेक्टेड असेंबली वॉज कॉल्ड द कन्वेंशन। और जो यहाँ पर असेंबली बनी उसे हम कन्वेंशन कहते हैं। इस असेंबली का नाम जो है वो कन्वेंशन हुआ है, कन्वेंशन असेंबली। And on 21 September 1792 it abolished the monarchy and declared France a republic। and 21 September 1792 को इस तरह से जो है कि मोनार्की सिस्टम पूरी तरह से ख़त्म हो गया और रिपब्लिक आ गया, ठीक है, रिपब्लिक आ गया। लेकिन आपको भी खुश होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज रिपब्लिक ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगा, क्योंकि नेपोलियन आ जाता है और फिर से वो मोनार्की सिस्टम ही लागू कर देता है, ठीक है। तो रिपब्लिक सिस्टम फ्रांस में ज़्यादा दिन तक नहीं रहता है, देन उसके बाद फिर हो जाएगा, बट बीच में फिर से रिपब्लिक आ जाता है, मतलब मोनार्की आ जाता है। इसीलिए यहाँ पर क्या है कि फ्रांस का जो रिपब्लिक सिस्टम है या मोनार्की, मतलब फ्रांस में जो रिवॉल्यूशन सिस्टम है वो देखा जाए तो जहाँ से शुरू होता है वहीं पर ही ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो जो एक सिंबल आपने स्नेक का देखा था कि उसकी जो माउथ है और उसकी जो पूँछ है वो उसके मुँह के अंदर जाती है, टेल, यानी कि जहाँ से शुरू वहीं से ख़त्म, वो ये शो करती है। तो ऑन जनवरी 21 जनवरी 1793 लुई 16 ग्लूटेन पब्लिकली एट द प्लेस डे ला कॉनकॉर्ड। देखिए 21 जनवरी 1793 को लुई 16 को सबके सामने, जहाँ यहाँ पर सभी सामने ही फांसी दे दी जाती है। ये फांसी तो दे दी जाती है बट ये फांसी देने का तरीका थोड़ा अलग है, ये ग्लूटेन एक तरीका है फांसी देने का, अभी आप समझेंगे इसमें होता क्या है। एंड द क्वीन मैरी एंटोनियट मेट विद द सेम फेट शॉर्टली आफ्टर। क्वीन मैरी एंटोनियट भी कुछ टाइम के बाद राजा लुई 16 की तरह ही पब्लिक के सामने ही फांसी के थ्रू मारी जाती है, ठीक है। लेकिन कुछ टाइम के बाद जब उसके ऊपर केस होता है और फिर जब वो प्रूफ हो जाता है कि उसने भी क्या है, गलती की है, तो इस तरह से जो है उसको भी फांसी दे दी जाती है। ये ग्लूटेन सिस्टम क्या है, आप देखिए पहले यहाँ पे राजा लुई 16 को किस तरह से लोगों को पब्लिक के पूरी भरी सभा में सारे फ्रांस के पब्लिक्स के सामने ही क्या किया जा रहा है, पकड़ के रखे हुए, देन उसको यहाँ पे फांसी दी जाएगी। फांसी नहीं, ग्लूटेन क्या होता है, ये एक तरीका होता है जिसमें कहा जाता है कि फांसी देने पर इंसान जो है हो सकता है कि एक बार में ना मरे, तड़प तड़प कर मरता है, लेकिन ग्लूटेन में एक धारदार सा हथियार होता है, वो सीधा आकर गले पर गिरता है और गला कट के सीधा अलग हो जाता है और इस तरह से उसको कोई दर्द नहीं होगा, मतलब एक ही बार में जो दर्द होना है होगा। तो इस सिस्टम को ग्लूटेन कहते हैं। तो अभी आप इसके बारे में फिर से देखेंगे, ये आप देख सकते हैं कि उस टाइम का ये इमेज था जब राजा लुई 16 को क्या किया गया था, यहाँ पर ग्लूटेन किया गया था, ठीक है। देन यहाँ पर अब आप पढ़ने जा रहे हैं द रेन ऑफ टेरर। रेन ऑफ टेरर क्या है, अभी तक आप वैसे समझ गए होंगे कि फ्रांस में रिपब्लिक सिस्टम आ गया है, ठीक है। रेन ऑफ टेरर क्या है, मैंने आपसे कहा था कि आप मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर को याद रखिएगा, तो आप इस इमेज को देखिए और रिकॉल कीजिए कि ये किसकी इमेज होगी, सोचिए।
ठीक है, आपने सही समझा, ये मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर है। ठीक है, रेन ऑफ टेरर जो है वो 1793 से 1794 के एज को कहते हैं। अब ऐसा ये एज है क्यों ऐसा कि इसे रेन ऑफ टेरर यानी आतंक का काल कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? ऐसा क्या किया इस रॉबेस्पियर ने जो इस मतलब इस साल को 93 से 94 के सेशन को जो है रेन ऑफ टेरर कहा जाता है? तो चलिए पढ़ते हैं। रॉबेस्पियर फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ हार्ड कंट्रोल एंड पनिशमेंट। रॉबेस्पियर जो है आपको पता है कि यहाँ पर क्या है कि फ्रांस में जो जैकोबिन्स क्लब था उसका जो लीडर है वो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर है। ऑब्वियसली आप पढ़ चुके हैं अभी जस्ट। तो यहाँ पर क्या है कि मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर जो है वो क्या करता है कि जो भी मतलब पॉलिसीज़ हैं, जो भी बना है कन्वेंशन अभी आपने देखा कन्वेंशन असेंबली बनी है, उसकी पॉलिसीज़ को बहुत ही मतलब हार्डली उसको फॉलो करवाता है लोगों से, बहुत ज़्यादा मतलब हार्डली लोगों से फॉलो करवाता है और जो नहीं करता उसको पनिश दे देता है। तो ऑल दोज whom he saw as being enemies of the republic were arrested and imprisoned। तो उसकी नज़रों में जो भी क्या है मतलब कि रिपब्लिक का शत्रु है, यानी रिपब्लिक के लिए जो भी उसके अगेंस्ट हो रहा है वो उसको पकड़ता है, अरेस्ट करवाता है, देन उसको क्या कर देता है, प्रिजन कर देता है, जेल में डाल देता है। और अगर उसका जो मतलब कोर्ट में डिक्लेयर हो जाता है कि ये जो है इसने गलत किया, देन उसको क्या हो जाता है, लास्ट में ग्लूटेन कर दिया जाता है। ठीक है, इफ द कोर्ट फाउंड देम गिल्टी दे वर ग्लूटेन, जो भी पर्सन है वो ग्लूटेन कर दिया जाता है। ग्लूटेन का मतलब यहाँ पे एक बार फिर से समझ लीजिए कि डॉक्टर ग्लूटेन जो थे उन्होंने इसको इन्वेंट किया था, तो उसी के नाम पर इसको ग्लूटेन कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर होता क्या है, रॉबेस्पियर गवर्नमेंट इशूड लॉज मेकिंग मैक्सिमम प्राइजेज एंड वेजेस। रॉबेस्पियर की गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो सामान और चीज़ों का जो प्राइजेज है वो क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, सामान का और वेजेस का। जैसे है कि मान लीजिए आलू है तो 5 रुपए की मिल रही है तो 5 ही रुपए की मिलेगी, मैक्सिमम प्राइस इसका इतना है तो इससे नीचे नहीं हो सकता। ठीक है, और कोई भी मजदूरी अगर 1 घंटे की मान लीजिए 50 रुपये मिल रही है तो 50 ही मिलेगी मैक्सिमम, उससे ज़्यादा या कम नहीं हो सकता। ये चीज़ रॉबेस्पियर ने किया। एंड मीट एंड ब्रेड वर रेशनड, यहाँ पर मीट और ब्रेड को क्या कर दिया, मतलब लिमिट। एंड पीजेंट्स वर फोर्स टू ट्रांसपोर्ट देयर ग्रेन टू द सिटीज एंड सेल इट एट प्राइजेस फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। जो भी चीज़ें थी ग्रेन्स वगैरह यानी कि जो भी अनाज थे वो सिटीज़ में उसी दाम पर बेचे जा सकते थे जिस दाम को गवर्नमेंट ने फिक्स किया है, गवर्नमेंट यानी रॉबेस्पियर ने। ठीक है, द यूज़ ऑफ मोर एक्सपेंसिव वाइट फ्लोर वॉज फॉरबिडन। यहाँ पर जो बहुत महंगी सफ़ेद गेहूं का जो यूज़ था वो क्या कर दिया, लोगों से मना करवा दिया, क्योंकि ये बहुत महंगा होता है इसीलिए। और सिटीजन कॉल सिटीजन इंस्टीड ऑफ सर एंड मैडम, लोगों को पहले सर और मैडम कहा जाता था, तो अब उसकी जगह पर सभी को सिटीजन कहा जाएगा, किसी को सर या मैडम नहीं कहा जाएगा। ठीक है, सभी सिटीजन्स हैं। एंड चर्चेज वर शट डाउन एंड देयर बिल्डिंग्स कन्वर्टेड इनटू ऑफिसेज। जितने भी चर्च थे उनको बंद कर दिए गए, बिल्डिंग्स को जो है मतलब चर्च की बिल्डिंग्स को ऑफिस में कन्वर्ट कर दिया गया। ठीक है, और शटर डाउन कर दिया चर्चेज में। यहाँ पर रॉबेस्पियर का आप आतंक देख सकते हैं कि उसने चीज़ों को लिमिट कर दिया, पैसों को फिक्स कर दिया, लोगों को जो है सफ़ेद गेहूँ को खाने से मना कर दिया, लोगों को बोला, और साथ ही उसने चर्चेस को पूरी तरह से शटर बंद करवा दिया। एंड रॉबेस्पियर फॉलोड हिज पॉलिसीज सो क्रूअली दैट हिज सपोर्टर्स बिगिन टू डिमांड मॉडरेशन। एंड रॉबेस्पियर जो है इस तरह की जब पॉलिसीज़ को क्या कर रहा है, जब क्रूअली से फॉलो कर रहा है, तो उसके जो भी सपोर्टर्स थे वो भी इसके अगेंस्ट हो गए और इससे जो है छुटकारा पाना चाह रहे थे वो भी। ठीक है, मॉडरेशन चाह रहे थे कि अब हमको रॉबेस्पियर का जो है शासन नहीं चाहिए। इसने भी आतंक मचा के रख दिया लुई 16 के बाद, तो इसने भी जो है कम काम नहीं वैसा किया। देन फाइनली
he was guilty as a court in July 1794, arrested and on the next day sent to the guillotine। तो लास्ट में रॉबेस्पियर भी क्या होता है कि उसको भी ग्लूटिन कर दिया जाता है, जब कोर्ट में जुलाई 1794 को वो डिक्लेयर कर दिया जाता है कि रॉबेस्पियर जो भी कर रहा है वो बहुत ही गलत है और ऐसा उसको नहीं करना चाहिए, और कोर्ट के अकॉर्डिंग वो क्या है, एक तरह का गिल्टी है, ये अपराध है, और इस तरह से उसको ग्लूटिन कर दिया जाता है। तो यहाँ पर आप एक बार देख सकते हैं कि रेन ऑफ टेरर में किस तरह का लोगों के बीच में एकदम भय का आतंक रहता है। क्या पता कब किसी को कब लग जाए रॉबेस्पियर को कि इसने गलत किया है, उसको पकड़ के सभी के सामने फांसी इस तरह की ग्लूटिन कर दे। ठीक है, हर एक इंसान इतना डरा डरा उस समय रहता था, इतना डर के जी रहा था 1793 से 94 के बीच में, कि अगर हमने थोड़ा भी गलत किया, लगा कि उसको रॉबेस्पियर को कि ये गलत कर रहा है, तो हमको उठाकर ग्लूटिन कर दिया जाएगा। तो भाई हर कोई डर के रह रहा था, तो इस तरह से इसको रेन ऑफ टेरर कहा जाता है, आतंक का काल। और ये आतंक फैलाया किसने? रॉबेस्पियर ने। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस के डायरेक्टरी रूल्स को। ठीक है, डायरेक्टरी रूल्स होता क्या है यहाँ पे कि फॉल्स ऑफ जैकोबिन्स। डायरेक्टरी रूल्स में क्या है, सबसे पहले आप ये समझिए कि जैकोबिन्स का क्या हो चुका है, फॉल्स हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। जैकोबिन कब ख़त्म हुआ? जब यहाँ पर मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर को ग्लूटिन कर दिया गया। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, देन उसको जब ग्लूटिन कर दिया, ठीक है, इस तरह से रेन ऑफ टेरर के अकॉर्डिंग यहाँ पर उसको भी ग्लूटिन कर दिया, यानी उसको भी किसी धारदार हथियार से उसका गला काट दिया गया। ठीक है, इस तरह से एक रहता है, देन एक आदमी उसके नीचे जब जिसको भी करना होता है ग्लूटिन, वो लेटा रहता है, देन ये बहुत तेज़ी से यहाँ पर आता है वो चीज़ और उसके गले को कट करके चला जाता है। तो इस तरह से ग्लूटिन कर दिया जाता है जो भी पर्सन यहाँ पर क्या होता था, अपराधी होता था। तो अब तो वो ख़त्म हो गया क्योंकि रेन ऑफ टेरर ख़त्म हो गया, बिकॉज वहाँ पे उसको भी ग्लूटिन हो गया। तो फाइनली फॉल ऑफ जैकोबिन्स का फॉलन हो गया, ख़त्म हो गया। तो यहाँ पे होता क्या है कि वेल्दियर मिडिल क्लास अर्न पावर। अब जैकोबिन्स का शासन खत्म हो गया तो यहाँ पर वेल्दियर मिडिल क्लास के लोगों के पास क्या है, पावर आ गई। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हुआ, द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म, एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बना। फ्रांस में देख रहे हैं पहले एक कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, ठीक है, 1791 में, फिर देन दोबारा यहाँ पर बनता है कन्वेंशन, फिर उसके बाद यहाँ फिर से एक कॉन्स्टिट्यूशन बनता है। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये जो डायरेक्टरी रूल है, ये है क्या, समझिए यहाँ पे कि इट डिनाइड वोट टू नॉन प्रॉपर्टी सेक्शन। ये जो है नॉन प्रॉपर्टी सेक्शन को वोट देने से मना करता है। फिर से वही बात आ गई, ठीक है, फिर से घूम के फ्रांस उसी पे आ गया कि अभी तक उनको दे रहा था, तो अब फिर से वो अब जो है नहीं वोट कर सकते, कौन से, जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, तो आप एक एक चीज़ों को याद रखिएगा। ठीक है, थोड़ा सा घुमावदार है भी, एक बार रूल्स देता है देन एक बार हटा लेता है, तो इस तरह के पॉइंट्स को आप एक बार रिकॉल करके रखिएगा माइंड में। तो इट प्रोवाइडेड फॉर 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। देखिए ये है क्या डायरेक्टरी रूल में 2 चुने हुए लेजिस्लेटिव काउंसिल्स होते हैं, और ये काउंसिल्स जो है 5 मेंबर्स को चुनते थे। दीज अपॉइंटेड अ डायरेक्टरी, और डायरेक्टरी का मतलब है कि 5 मेंबर्स यहाँ पर चुने जाते हैं। तो 5 मेंबर्स चुने जाते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर क्या है, एक डायरेक्टरी बनती है। तो अब आपके माइंड में एक चीज़ आनी चाहिए कि 5 लोगों को ही क्यों चुना गया। तो इसका मेन रीज़न ये है 5 लोगों को चुनने का, क्योंकि अभी तक आपने देखा कि जब एक लोग शासन कर रहा था, जैसे लुई 16 कर रहा था तो भी प्रॉब्लम, रॉबेस्पियर अकेले आकर शासन कर रहा तो भी प्रॉब्लम। तो जिसके पास अकेले से अगर पावर आ जाती है तो वो ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो किसी एक के पास ना पावर दे करके अगर कई लोगों को दे देंगे तो यहाँ पर प्रॉब्लम थोड़ी कम क्रिएट होगी। तो इस तरह से क्या हुआ, 5 लोगों का एक यहाँ पर डायरेक्टरी बनाया गया। ठीक है, और यहाँ डायरेक्टरी के ये 5 डायरेक्टर्स होते हैं। तो दिस was meant as a protection against the concentration of power in one man executive as under the Jacobins। जैसे आप जैकोबिन्स में देखे थे कि एक लोग के पास पावर हो गई थी तो बहुत प्रॉब्लम हो गई थी, तो उसको हटा करके यहाँ पर क्या किया, एक तरह का 5 लोगों का मेंबर यहाँ पे बनाया गया। तो however the directors clashed with the legislative councils who then shout to dismiss them। यहाँ पर होता क्या है कि ये सभी आपस में भी क्या करते हैं, लड़ने लगते हैं। लेजिस्लेटिव काउंसिल्स भी आपस में क्या करने लगते हैं, डिसमिस, फिर लड़ने लगते हैं, देन फाइनली ये भी डिसमिस हो जाते हैं। तो यहाँ इसका रिजल्ट ये होता है कि इस तरह से हर एक लोगों का डिसमिस हो जाना एक तरह का क्या है, नेपोलियन
को आने के लिए रास्ता क्लियर करता है। अब ये एक नया वर्ड आपको सुनने को मिल रहा है, नेपोलियन। हु इज़ नेपोलियन? तो नेपोलियन के बारे में अभी आप नेक्स्ट चैप्टर में भी पढ़ेंगे। और नेपोलियन जो है यहाँ पर बस आप इतना समझिए, ये एक सोल्जर था फ्रांस में, जो कि धीरे धीरे अपने पावर को बढ़ाते बढ़ाते लोगों के अंदर अपने आपका जो इमेज है उसको अच्छा बनाने की वजह से लोगों ने इसको बहुत पसंद किया, और लास्ट में ये आकर के फ्रांस में रूल करने लगता है। लेकिन ये भी धीरे धीरे बेकार हो जाता है और फिर इसका भी रूल ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पे होता क्या, रिजल्टली the political instability of the directory clear the way for the rise of military director नेपोलियन बोनापार्टे। नेपोलियन बोनापार्टे के लिए यहाँ पर एक तरह का क्या है, क्लियर वे हो जाता है, क्लियर रास्ता बन जाता है आने के लिए। ये जो रिजल्ट हो रहा है, किस चीज़ का रिजल्ट हो रहा है कि जो भी रूल्स बन रहे हैं, जो भी डायरेक्टरी बन रहे हैं, वो सब फेल हो जा रहे हैं, चाहे वो 1 लोग हो चाहे 5 लोग हो। तो इस तरह से आप जो आएगा वो अगर वो अच्छा होगा तो वो टिक जाएगा। तो इस तरह से नेपोलियन के लिए रास्ता क्लियर हो जा रहा है। ठीक है, तो अब हमसे यहाँ एक क्वेश्चन पूछा जाता है, डिड वुमेन हैव अ रिवॉल्यूशन? क्या वुमेन्स के लिए भी रिवॉल्यूशन हुआ था उस टाइम? ठीक है, तो इसका आप आंसर अभी आप समझेंगे। तो सबसे पहले एक इमेज मैं आपको दिखाती हूँ जो कि आपकी बुक में दिया है। यहाँ पर ये जो इमेज आप देख रहे हैं, ये 5 अक्टूबर 1789 की इमेज है। आपको याद होगा कि 1789 का वही एज है जिस टाइम क्या हुआ था कि जो बास्टिले में जब लोगों ने वॉर किया था, देन उसके बाद का ये टाइम है। तो होता क्या है, यहाँ पे 1789 में बहुत सारी औरतें रहती हैं, उनको एक खबर लग जाती है। वहाँ पर फ्रांस की औरतों को ये चीज़ खबर लग जाती है, फ्रेंच की वुमेन्स को, कि पेरिस में जहाँ पर राजा रहते हैं वहाँ पर बहुत सारा खाना रखा है। ठीक है, मैरी एंटोनिएट ने बहुत सारा खाना छिपा कर रखा है। तो ये गुस्से में जाती हैं और उन सब में खाना के लिए जो है उनसे वहाँ पर फाइट करने जाती है, क्योंकि ये बेचारी परेशान रहती है। उस टाइम आपको पता है बहुत ज़्यादा हार्वेस्टिंग, मतलब सूखा पड़ चुका था, बहुत ज़्यादा एपिडेमिक हो चुकी थी, लोगों के पास पैसे नहीं थे, खाने के लिए बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तो खाना अगर जहाँ मिलेगा तो ये वहाँ जाती हैं, तो ये वहाँ पर जाती हैं। पर ये चीज़ झूठी रहती है कि खाना वहाँ पर है, पर वहाँ पर उनको खाना तो नहीं मिलता। पर जब ये मैरी एंटोनिएट यानी उस क्वीन को देखते हैं, लुई 16 को, तो पकड़ के ले आते हैं गुस्से में, और लेके वहाँ पर कहते हैं कि चलो अब तुम वापस फ्रांस में रहो। ठीक है, तो इस तरह से ये जो है वुमेन्स का एक तरह का क्या है, मतलब आप देख सकते हैं कि एक छोटा सा वॉर है। ठीक है, इसे आप याद रखिएगा, इमेज में आपसे पूछ भी सकता है। तो फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, अब इस क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा कि जो वुमेन्स के लिए राइट्स मतलब हुआ था कि नहीं हुआ था, मतलब वुमेन्स के लिए रिवॉल्यूशन हुआ है कि नहीं। चलिए पढ़ते हैं। फ्रॉम द वेरी बिगनिंग वुमेन वर एक्टिव पार्टिसिपेंट्स इन इवेंट्स। ठीक है, स्टार्टिंग से ही आपने देखा कि वुमेन्स जो है बहुत ज़्यादा एक्टिव पार्टिसिपेंट्स थी। जैसे कि अभी आप देख चुके हैं कि उन लोगों ने क्या किया, पेरिस से जो है क्वीन को वापस जो है यहाँ फ्रांस में आकर रहने के लिए कहा कि आप उस महल को छोड़िए और आप यहाँ पर आकर हमारे साथ रहिए और आप देखिए हमारी कंडीशंस को कि हम लोग कैसे रहते हैं। और वुमेन्स ने हर चीज़ों में साथ दिया, चाहे वो वॉर का कोई भी पॉइंट हो। ठीक है, इन ऑर्डर टू डिस्कस एंड वॉइस देयर इंटरेस्ट वुमेन स्टार्टेड देयर ओन पॉलिटिकल क्लब्स एंड न्यूज़पेपर्स। यहाँ पर क्या हुआ कि वुमेन्स लोगों ने क्या किया, आपस में डिस्कस करना शुरू किया, और यहाँ पर उन लोगों ने खुद की अपनी एक पॉलिटिकल क्लब्स बनाई और खुद के न्यूज़पेपर्स भी वहाँ पर क्या किए, छापना शुरू कर दिए। ठीक है, और अबाउट 60 वुमेन्स क्लब केम अप इन डिफरेंट फ्रेंच सिटीज़, और लगभग 60 वुमेन्स के क्लब थे उस टाइम जो कि फ्रेंच सिटीज़ में बन चुके थे। आप समझ सकते हैं 60 वुमेन्स क्लब। The Society of Revolutionary and Republican Women was the most of the famous them। इनमें से सबसे बहुत ही मोस्ट फेमस दो क्लब थी। जैसे जैकोबिन्स में आप देखे थे मोस्ट फेमस क्लब था, वैसे यहाँ पर है, यहाँ पर क्या, द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड द रिपब्लिकन वुमेन। ये दो क्लब्स जो है वुमेन्स के बहुत ही फेमस क्लब थे। तो वन ऑफ देयर मेन डिमांड्स वाज दैट वुमेन इंजॉय द सेम पॉलिटिकल राइट्स एज मैन। तो ये सभी औरतों की बस एक ही डिमांड थी कि हमको भी जो है मेंस की तरह क्या मिले, पॉलिटिकल राइट्स मिले, जैसे उनको मिल रहा है तो हमें क्यों नहीं मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि वुमेन्स को 1791 के कॉन्स्टिट्यूशन में एज अ ट्रीट किया पैसिव सिटीजन के फॉर्म में। पैसिव सिटीजन के फॉर्म में आपने देखा कि वुमेन्स को ही ट्रीट किया गया था, सारी वुमेन्स को, उनके पास कोई भी राइट्स नहीं थे उस टाइम। ठीक है, वुमेन्स ने इतनी सारी प्रॉब्लम्स को फेस की बट उनके लिए कोई भी काम किसी ने नहीं किया। और
अभी तक के आपने जितने भी पॉइंट्स भी पढ़े होंगे तो आपको दिखा होगा कि कहीं पर भी मतलब कि स्पेशली वुमेन के लिए नहीं कहा गया कि हाँ ये राइट भी वुमेन के लिए है। तो इस तरह से वुमेन्स को बहुत गुस्सा आया और वो डिसअपॉइंटेड हुई, और उनको ये गुस्सा जो है आगे चल के किस तरह से उनको जो है इस चीज़ को अचीव भी कराता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वुमेन्स जो हैं वो ब्रेड लेने के लिए लाइन पर लगी हुई हैं और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम को फेस करती हैं। वुमेन्स घर का सारा काम भी करती थी, और कुछ वुमेन्स तो वहाँ पर सर्वेंट्स का भी काम करती थी, घर पे भी करती थी और घर के बाहर भी जाती थी, और कुछ वुमेन्स जो है वो मार्केट्स में जाकर के फ्रूट्स वगैरह बेचती थी, और कुछ वुमेन्स फ्लावर्स बेचती थी और अपने घर का खर्च भी चलाती थी, और साथ में जो है दुकानों पर बहुत ही लंबी लंबी लाइनें लगा करके ब्रेड भी खरीदती थी। तो इस तरह से उनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करने पड़ते थे वुमेन्स को, बट उनके पास कोई राइट्स नहीं थे। दे डिमांडेड द राइट टू वोट। उन लोगों ने डिमांडेड किया, क्या डिमांड किया, हमें वोट मिलने चाहिए। टू बी इलेक्टेड टू द असेंबली, हमारे लिए जो है असेंबली होनी चाहिए। टू होल्ड पॉलिटिकल ऑफिस, हमें पॉलिटिकल ऑफिस में भी मतलब रखा जाना चाहिए। ये सारे डिमांड्स जो है वुमेन्स ने किए और सही भी थे। द रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट डिड इंट्रोड्यूस लॉज दैट हेल्प इम्प्रूव द लाइफ्स ऑफ वुमेन। रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट जो थी उसने क्या किया, वुमेन्स के लिए जो भी मतलब लॉज है उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए उन्होंने उसने हेल्प किया। तो उसमें हुआ क्या कि उसने बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल खोले, एंड स्कूलिंग वाज मेड कंपलसरी फॉर गर्ल्स। सभी लड़कियों के लिए स्कूल जाना कंपलसरी कर दिया गया। ठीक है, अब यहाँ पे रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट ने उन लोगों को क्या कर दिया, मतलब वुमेन्स को राइट दे दिए, सभी के लिए जो है स्कूल जाना कंपलसरी हो गया। देयर फादर कुड नो लॉन्गर फोर्स देम इनटू मैरिज अगेंस्ट देयर विल। उनके फादर्स उनके इच्छा के विरुद्ध जाकर उनसे ज़बरदस्ती शादी नहीं करवा सकते थे उनकी। एंड डाइवोर्स वाज मेड लीगल, जो भी डाइवोर्स सिस्टम है वो लीगल हो गया। ठीक है, चाहे वो मेन को देना हो या वुमेन को देना हो, वो आपको जो है जा कर के कोर्ट में उसके लिए पहले एक लीगल तरीके से बताना पड़ेगा। वो दोनों के लिए बराबर हो गया। वुमेन कुड नाउ ट्रेन फॉर जॉब्स, वुमेन्स जो है वो जॉब्स के लिए अपने आप की ट्रेनिंग ले सकती हैं। कुड बिकम आर्टिस्ट, ठीक है, वो सभी आर्टिस्ट भी बन सकती हैं। एंड रन स्मॉल बिजनेसेस, और कुछ छोटे मोटे बिजनेस भी चला सकती हैं। तो इस तरह से वुमेन्स को जो है क्या मिला, राइट्स मिला। लेकिन ये राइट्स भी ज़्यादा तक नहीं रहा, ज़्यादा दिन तक नहीं रहा। बट वुमेन्स स्ट्रगल फॉर इक्वल पॉलिटिकल राइट्स कंटिन्यूड, ये उनके लिए लगातार होता ही रहा। ठीक है, और जब रेन ऑफ टेरर आया तो वुमेन्स के सारे क्लब क्लोज कर दिए गए, एंड उनको पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ जितने भी वो कर रही थी सबको बैन कर दिया गया। एंड कुछ वुमेन्स को तो ज़बरदस्ती जो मतलब अरेस्ट करके उनको जो है फांसी यानी ग्लोटिन भी कर दिया गया। इतना ज़्यादा उनके साथ प्रॉब्लम हुआ। फ्रांस जो है, फ्रेंच की वुमेन्स ने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस किए, एंड वुमेन्स मूवमेंट फॉर वोटिंग राइट्स एंड इक्वल वेजेस कॉन्टिन्यूड थ्रू द नेक्स्ट 200 ईयर्स इन मैनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। पूरी दुनिया के लोगों में जो वुमेन्स हैं उनके पास मतलब वोटिंग राइट्स को पाने के लिए और इक्वालिटी को पाने के लिए, इक्वालिटी वेजेस को पाने के लिए 200 साल तक जो है क्या करना पड़ा, संघर्ष करना पड़ा। देन फाइनली इन 1946 द वुमेन इन फ्रांस वॉन द राइट टू वोट। जाकर आप देख सकते हैं कि 17 सेंचुरी की बात है, और लास्ट में उनको कब मिल रहा है, 1946 में। लगभग 200 साल तक लोगों औरतों ने क्या किया, वुमेन्स ने संघर्ष किया, तब जा कर के उनको क्या मिला, राइट्स मिले। तो आप देख सकते हैं कि ये चीज़ क्वेश्चन पूछा जाए कि वुमेन्स के लिए क्या रिवॉल्यूशन जब हुआ तो उन्हें क्या मतलब राइट्स मिले, तो आप देख सकते हैं कि मिले भी और छीन भी लिए गए। तो उस तरह से स्ट्रगल करते करते फाइनली 1946 में वुमेन्स को यहाँ पर क्या मिला, राइट्स मिला है। ठीक है, और यहाँ पर एक बहुत ही फेमस वुमेन है, ओलिम दे गोजिस। 1748 को ये इनका जन्म हुआ था और 93 को ये डेथ हो गई थी। कैसे हुई थी, इनको भी ग्लोटिन कर दिया गया था। ठीक है, ये बहुत ही फेमस थी उस टाइम। इन्होंने बहुत सारे यहाँ पर न्यूज़पेपर्स वगैरह बहुत सारे पॉइंट्स को जो है सरकार के गवर्नमेंट्स के सामने जो है रखा कि वुमेन्स को राइट मिलना चाहिए, सभी को इक्वालिटी मिलनी चाहिए, सारी वुमेन्स को। तो यहाँ पर जो है जैकोबिन्स गवर्नमेंट ने क्या किया, उस टाइम जो जैकोबिन्स गवर्नमेंट का हेड था, आपको पता है कौन था? ठीक है, तो उसने क्या किया, मार्शले, ठीक है, उसने
मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर ने क्या किया, इनको भी जो है ग्लोटिन कर दिया। फाइनली ये एग्जीक्यूटेड हो गई, इनको मार दिया गया, क्योंकि ये जो है वुमेन्स के लिए, सभी वुमेन्स के लिए जो है राइट्स मांग रही थी। ऐसी बहुत सारी वुमेन्स थी, जैसे इंडिया में भी है, आप जानते हैं बहुत सारे नेमिंग हैं हमारे इंडिया में भी इंडिपेंडेंस को अचीव करने के लिए, वैसे ही यहाँ पे भी थे। तो अब हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं द एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी। ठीक है, पॉइंट्स आप याद रखिए, कौन कौन से टॉपिक्स आपने पढ़ लिए हैं। तो अब यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि वुमेन्स के साथ क्या हुआ है। ठीक है, और फ्रांस जो है मोनार्की सिस्टम से रिपब्लिक बन चुका है। अब हमसे बात किया जा रहा है कि स्लेवरी सिस्टम, व्हाट इज स्लेवरी। स्लेवरी का मतलब दास प्रथा, उसके बारे में हमसे पूछा जा रहा है कि जो दास प्रथा बनती थी उस टाइम, उसका कैसे क्या हुआ, मतलब उसकी फिनिशिंग कब कैसे हुई, उसके बारे में हमसे यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, तो स्लेवरी का मतलब, स्लेव मीन्स दास होता है, यानी कि सर्वेंट कह सकते हैं, नौकर। यहाँ पर क्या था, वन ऑफ द मोस्ट रिवॉल्यूशनरी सोशल रिफॉर्म्स ऑफ द जैकोबिन्स रिजाइम वॉज द एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी इन फ्रेंच कॉलोनीज। फ्रेंच कॉलोनीज में स्लेवरी सिस्टम को हटाने के लिए जैकोबिन्स क्लब ने जो है वो अपने कुछ यहाँ पर जो है डिमांड्स भी रखे थे उसको हटाने के लिए। तो अब यहाँ पर हम पढ़ने जा रहे हैं कि कॉलोनीज में क्या है कॉलोनीज। तो पहले आप समझिए कि एबोलिशन कैसे हुआ, स्लेवरी सिस्टम कैसे हटी। ठीक है, तो उसको समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि स्लेवरी सिस्टम बना कैसे था, स्लेवरी सिस्टम हुआ क्यों, क्यों लोगों को दास बनाया जा रहा था। तो चलिए समझते हैं। तो स्लेव क्यों रखे जा रहे थे, तो यहाँ पर क्या था कि कुछ कॉलोनीज थी जिसे कैरेबियन कहते हैं। नेम आप याद रखिएगा, कैरेबियन। कैरेबियन क्या है, कॉलोनीज हैं। ये कॉलोनीज जो है कहाँ कहाँ थी, मार्टिनिक्यू, ठीक है, गुडेलुपो एंड सेंट डोमिंगो। थोड़ा नाम अलग है इनका, आपको अगर नहीं याद है पेपर में तो आप ये भी लिख सकते हैं कि कॉलोनीज इन द कैरेबियन। ठीक है, देयर आर मेनी कॉलोनीज इन द कैरेबियन, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, बट ये नेमिंग अगर याद है तो आपको ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। देन यहाँ पे क्या होता है कि कमोडिटीज ऑब्टेन फ्रॉम दीज कॉलोनीज, टोबैको, शुगर, इंडिगो, कॉफ़ी। यहाँ पर जो ये जो कॉलोनीज हैं, कैरिबियन की कॉलोनीज हैं, इस कॉलोनीज में से, यानी कि इन जगहों में से, ठीक है, मेनली याद रखिए कि ये सब जगह का नाम है। इन जगह से क्या है कि टोबैको, शुगर, इंडिगो और कॉफ़ी, इन सब की क्या की जा रही थी, खेती की जा रही थी, और यहाँ से ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में ऑब्टेन किए जा रहे थे। तो हुआ क्या यहाँ पे कि अब इतने ज़्यादा चीज़ों को अगर कोई मतलब वहाँ पर क्या करेगा, प्लांटेशन हो रहा है, ठीक है, टोबैको का, शुगर का, ये सब चीज़ों का अगर वहाँ पे प्लांटेशन हो रहा है, तो ऐसा करने के लिए कुछ वर्कर्स की भी ज़रूरत होगी, क्योंकि भाई अमीर लोग तो वहाँ पे उस टाइम कुछ काम करते नहीं थे, जो भी काम करते थे वो थर्ड स्टेट के पुअर पीपल्स, जो गरीब हैं बेचारे, वही सब करते थे, पीजेंट्स वगैरह ही। तो यहाँ पर क्या हुआ कि लेबर की शॉर्टेज हुई। कैसे हुई, द वर्कर्स ऑफ द यूरोप डू नॉट वांट टू गो अमेरिका टू वर्क ऑन प्लांटेशंस। ठीक है, अमेरिका क्यों, क्योंकि ये जो है कैरिबियन का जो एरिया है वो मोस्टली अमेरिकन जो है वहाँ पर नॉर्थ अमेरिका के साइड में ही आता है। ठीक है, उस साइड में ज़्यादा क्वांटिटी में ये सारी चीज़ें बोई जा रही थी, और यूरोप के बहुत सारे लोग जो हैं वो अमेरिका नहीं जाना चाह रहे थे, क्योंकि वो बहुत दूर है, तो अगर हम वहाँ जाएंगे तो बहुत प्रॉब्लम होगी, ऐसा उन लोगों ने सोचा, जो भी वर्कर्स थे। तो अगर वर्कर्स यूरोप से अमेरिका नहीं जाएंगे तो वहाँ पर वर्कर्स की क्या हो जाएगी, शॉर्टेज हो जाएगी, तो लेबर की शॉर्टेज हो जाएगी। तो इस लेबर की शॉर्टेज को कैसे पूरा करना होगा, तो लेबर की शॉर्टेज को पूरा करने के लिए यहाँ पर एक ट्रायंगुलर स्लेव सिस्टम बनता है। व्हाट इज ट्रायंगुलर स्लेव सिस्टम, तो लेबर की शॉर्टेज का ये एक सॉल्यूशन है। क्या होता है यहाँ पे, सो दिस वाज मेड बाय अ ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड बिटवीन यूरोप। ठीक है, ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड होता है यहाँ पर यूरोप, अफ्रीका एंड अमेरिका के बीच में एक ट्रायंगुलर स्लेव बनता है, यहाँ पर स्लेव सिस्टम बनता है। एंड यूरोप से ट्रेडर्स जो हैं वो क्या करते थे कि सेल कर लेते थे, किसको कर लेते थे, स्लेव्स को खरीद कर जो है अफ्रीका से क्या करते थे, खरीद लेते थे। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि यूरोप के लोग अफ्रीका से स्लेव्स को खरीदते थे, देन अमेरिका में भेज देते थे, और वहाँ पर भेजकर उनसे वर्क करवाते थे, ठीक है, काम करवाते थे। तो हुआ क्या यहाँ पे कि स्लेव का ट्रांसपोर्ट होना शुरू हो गया, यानी नौकरों का ट्रांसपोर्ट, दासों का ट्रांसपोर्ट होने लगा, उनको बेचा और ख़रीदा जाने लगा, स्लेव्स बॉट, उनको खरीदने लगे। एंड
ब्रांडेड, ठीक है। ब्रांडेड का मतलब उनको खरीदने के बाद क्या करते थे, कुछ एक साइन सिंबल देने के लिए उनको दाग दिया जाता था, यानी कि कोई गरम लोहा या सरिया से उनके माथे पर या पीठ पर क्या करते थे, निशान बना देते थे कि हमने इनको खरीद लिया है। वरना पता कैसे चलेगा किसने किसको क्या खरीदा, किसने नहीं खरीदा। फिर उसके बाद उनको क्या करते थे कि बहुत ही टाइटली उनको पैक्ड कर देते थे एंड शिप में उनको लगभग 3 महीने के लिए जर्नी के बाद उनको अटलांटिक के रास्ते से होते हुए अमेरिका पहुंचा दिया जाता था। स्लेव्स को खरीदते थे, देन खरीदने के बाद उनको इस तरह से दागने वागने के बाद फिर उनको क्या करते थे, उनको ब्रांडेड वगैरह करने के बाद उनको जो है पूरा भीड़ में रख के अच्छे से बांध के फिर उनको भेज देते थे, जैसे एक सामान को भेजा जाता है। आप सोच सकते हैं कितनी प्रॉब्लम होती होगी उन लोगों को, वो बेचारे गरीब, ठीक है। उनको पकड़ के उठा के ले जाते थे और इस तरह से उनसे काम करवाया जाता था। तो इस सिस्टम को हटाना बहुत ज़रूरी था, ठीक है। तो स्लेवरी सिस्टम, आप इस ट्रायंगुलर स्लेव सिस्टम को एक बार समझ लीजिए। स्लेव ट्रायंगल्स को क्या है यहाँ पे, ये है आपका यूरोप, यूरोप में ये आपका फ्रांस है। यूरोप से यहाँ पे क्या है कि अब जैसे यूरोप में क्या है कि अब चाहिए ये शुगर वगैरह, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो आपका जो एरिया है जहाँ पर टोबैको वगैरह होता है वो ये वाला रीजन है, ठीक है। यहाँ पर स्लेव्स की कमी हो गई, तो अफ्रीका से यूरोप के लोग जो है स्लेव्स को खरीदते थे एंड टाइटली पैक्ड वगैरह करके उनको अमेरिका भेजते थे। और फिर वहाँ से जो भी चीज़ें ग्रो वगैरह करने के बाद जो है वहाँ पर यूरोप को वापस ट्रांसफ़र कर दिया जाता था। यानी यूरोप के लोग जो है स्लेव खरीदते थे एंड उसको अमेरिका को देते थे, और अमेरिका के लोग उनको वहाँ से वो चीज़ें भेज करके, जैसे कि शुगर वगैरह, ये सारी चीज़ें टोबैको शुगर्स वगैरह उनको वापस पे कर दिया जाता था, दे दिया जाता था, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये है आपका यूरोप वाला मैप का हिस्सा एंड यूरोप में यहाँ पर इन लोग जाते हैं अफ्रीका में, यहाँ से स्लेव्स को खरीदते हैं। देन यहाँ पे अटलांटिक के रास्ते से नॉर्थ अमेरिका की साइड में जाते हैं, यहाँ पर बहुत प्लांटेशंस वगैरह होती है। देन उसके बाद फिर यूरोप को भेज दी जाती है। तो ये एक तरह का ट्रायंगुलर शेप बना रहा है, ठीक है। आप देख सकते हैं आपका ट्रायंगल बन रहा है। तो ट्रायंगल बनने के कारण ही क्या है, यहाँ पर इसको ट्रायंगुलर स्लेव सिस्टम कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे क्या है कि स्लेवरी सिस्टम होती थी, बट इसे हटाना बहुत ज़रूरी है और इसकी बात सबसे पहले जैकोबिन्स लोगों ने उठाई थी। तो स्लेव परचेज these slaves were purchased by plantation owners in America to work on plantation, ठीक है। ये सभी खरीद करके अमेरिका को दिए जाते थे ताकि वो वहाँ पर क्या करे, प्लांटेशन का काम कर सके। द स्लेव ट्रेड बिगन इन 17th सेंचुरी, 17th सेंचुरी से ही स्लेव ट्रेड का जो स्टार्टिंग है वो हो चुका था, यानी स्लेव्स को खरीदना और बेचना शुरू हो गया था। एंड फ्रेंच मर्चेंट्स सेल्ड स्लेव्स फ्रॉम द पोर्ट्स ऑफ बॉर्ड्रिक्स और नैंटेस टू अमेरिकन कॉस्ट। ये दो जो है, जैसे आपको पता है कि उस टाइम जो है रेलगाड़ी वगैरह तो थी नहीं, ठीक है, ट्रेन्स वगैरह नहीं थे, तो लोगों को जो है पानी के जहाज़ों में ही बैठा करके जो है ले जाते थे। तो वहाँ पर पोर्ट्स होते हैं जहाँ पर, जैसे आपको पता है रेलवे स्टेशन जैसे होते हैं वैसे पोर्ट्स होते हैं, ठीक है। पानी के जहाज़ को जहाँ पर उतारा जाता है और जहाँ पर वो पहुँचेगा उनको पोर्ट्स कहा जाता है। उस टाइम 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्ट्स थे ये दोनों, ठीक है, बॉर्ड्रिक्स एंड नैंटेस। ये दोनों पोर्ट्स जो थे यहाँ पर लोगों को जो है अमेरिकन कॉस्ट पर खरीद लिया जाता था और फिर उसके बाद वहाँ पर जो है अमेरिकन को बेच दिया जाता था। देन यहाँ पे क्या है, कन्वेंशन बैंड इन स्लेवरी इन 1794। तब आपको पता है ना कि कन्वेंशन असेंबली बनती है, जस्ट अभी आपने पढ़ा, तो वो जो कन्वेंशन असेंबली है वो स्लेवरी सिस्टम को बैन कर देती है 1794 में। बट ये स्लेवरी सिस्टम फिर से 10 साल के बाद जो है स्टार्ट हो जाता है, जब नेपोलियन का शासन आ जाता है। नेपोलियन आते ही जो है लोगों ने फिर से स्लेव्स को खरीदना और बेचना शुरू कर दिया। और निग्रोज के जो स्लेव्स थे, निग्रो जो है वो आपके साउथ अफ्रीका जो है वहाँ, मतलब अफ्रीका के साइड के जो मतलब वर्कर्स हैं उनको निग्रो कहा जाता है। वो काले से होते हैं और मतलब उन लोग क्या है कि गरीब होते हैं, तो उन सबको जो है फिर से खरीदना और बेचना शुरू कर दिया गया जब वो नेपोलियन आ गया था। तो कुछ समय के लिए 1794 में एबॉलिशन हुआ, ठीक है। आपको क्वेश्चन में लिखना होगा तो आप लिख सकते हैं कि इसका आंसर कि 1794 में एबॉलिशन हुआ है, बट 10 ईयर्स के बाद फिर से स्टार्ट हो गया। एंड फाइनली यहाँ पर 1848 में तब जाकर के फ्रेंच कॉलोनीज में से स्लेवरी सिस्टम को एबॉलिश किया गया, हटाया गया। लास्ट में फाइनली 1848 में हुआ, ठीक है। डेट्स आप याद रखिए, डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है
कि एक इमेज में दिखाया गया है कि स्लेव्स को जो है यहाँ पर फ्रांस यानी फ्रेंच की जो क्वीन है वो उनको क्या कर रही है, इस तरह से कपड़े वगैरह पहना रही है, इनको इस तरह के कपड़े दिए जा रहे हैं और सपोर्ट किया जा रहा है कि अब आप मतलब स्लेव नहीं रहेंगे। तो इस तरह से उनको सपोर्ट किया गया, इस इमेज के थ्रू यही दिखाया जा रहा है। ठीक है, अब हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं, लास्ट आपका टॉपिक है द रिवॉल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ। तो रिवॉल्यूशन और उसके बाद जब रिवॉल्यूशन होता है, क्रांति होती है, उसके बाद लोगों का जीवन कैसे हो जाता है वो आप इस पॉइंट में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, जैसे हमारी इंडिया है, इंडिया जब रिपब्लिक हो जाती है, बन जाती है, इंडिपेंडेंट हो जाती है, तो उसके बाद लोगों का जीवन कैसे हो जाता है, जैसे आजकल है वैसे ही हो जाता है, सब फ्री हो गए, जो मन चाहे हम वो कर सकते हैं। तो उस टाइम लोगों के पास जो है जब राइट्स वगैरह मिल गए, तब लोगों ने उसको कैसे ट्रीट किया, इस पॉइंट में आप देखेंगे यहाँ पर इसमें। तो द ईयर्स फॉलोइंग 1789 इन फ्रांस सॉ मेनी चेंजेस इन द लाइव्स ऑफ मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन। 1789 के ईयर्स में जब चेंजेस मतलब हुआ यहाँ पर, तो बच्चों में, वुमेन्स में एंड मेंस में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले। द रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट पास लॉज दैट लिबर्टी एंड इक्वलिटी इनटू एवरीडे लाइफ। ठीक है, यहाँ पर रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट ने क्या किया, रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट ने दो काम किए। फर्स्ट यहाँ पे एबॉलिशन कर दिया था 1794 में, किसका, स्लेवरी का। देन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उन लोगों ने लाइबर्टी एंड इक्वालिटी जो है सभी के लिए बराबर रख दी। ठीक है, सबके लिए क्या है, फ्रीडम होना चाहिए, सबके लिए बराबर लॉज होने चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट ने। देन आफ्टर द स्टॉर्मिंग ऑफ बास्टिले 1789 वॉज द एबॉलिशन ऑफ सेंसरशिप। ठीक है, सेंसरशिप का एबॉलिशन हो गया 1789 में, जब बास्टिले का आपने देखा था अटैक। ठीक है, जिसको फ्रेंच नेशनल डे कहा जाता है। द ओल्ड रिजाइम वॉज रिटेन मटेरियल्स एंड कल्चर्स एक्टिविटीज, books, newspapers, plays could be published only after they had been approved by the censors of the king। इसके पहले जब रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट ने कोई लॉ पास नहीं किया था, उस टाइम जब लुई 16 था, तो उसके अकॉर्डिंग उसने ये कहा था कि जो भी कल्चर या जो भी मटेरियल रिटेन एक्टिविटी होगी, वो उसके लिए अगर बुक या न्यूज़पेपर या फिर कोई भी अगर प्लेस वगैरह हो रहे हैं, तो पहले आपको जो है गवर्नमेंट यानी कि किंग के थ्रू, किंग के जितने भी वो वहाँ पर जो रहते हैं सेंसर्स, उनसे जब तक आप अप्रूव नहीं करवाते थे, साइन नहीं करवा लेंगे, तब तक आप जो है कोई भी काम नहीं कर सकते, चाहे वो बुक्स छापनी हो, न्यूज़पेपर छापना हो, या फिर किसी तरह का प्ले करना हो। तो कुछ भी काम करना हो तो पहले आपको किंग के सेंसर से अप्रूवल करवाना पड़ेगा। बट यहाँ पर जो है रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट ने ऐसा सब कुछ हटा दिया। बट नाउ द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सपेंशन टू बी नेचुरल राइट, ये सर जब आपको पता है कि जब यहाँ पर मैन और सिटीजन के लिए यहाँ पर फ्रीडम हो गया स्पीच के लिए, और अपने राइट्स को जो है पाना उनका एक नेचुरल राइट बन गया है, तो इस तरह से उनके पास बहुत सारे राइट्स आ गए। ठीक है, तो अब होता क्या यहाँ पे कि न्यूज़पेपर्स वगैरह सब छपने लगे, पैम्पलेट्स छपने लगे, बुक्स को प्रिंट किया जाने लगा, बहुत सारे कलर पिक्चर्स को प्रिंट किए जाने लगे। इस तरह से पूरे फ्रांस के टाउन में इसकी भरमार हो गई, ओवरफ्लोड हो गया इनसे, इन सब चीज़ों से, क्योंकि उनके पास राइट्स आ गए। ठीक है, दे ऑल डिस्कस्ड अबाउट इवेंट्स एंड चेंजेस इन फ्रांस। ये सारे लोग जो हैं फ्रांस में जो भी चेंजेस और जो भी इवेंट्स होते हैं उन सभी के बारे में डिस्कस भी करने लगे, इन न्यूज़पेपर के थ्रू, इन पैम्पलेट्स के थ्रू, इन बुक्स के थ्रू। सब जब पब्लिश होने लगी तो सभी अपने अपने जो है थिंकिंग उसमें डाल के लिखने लगे और लोगों को एक दूसरे से बताने लगे। तो इस तरह से उन लोगों ने आपस में इस चीज़ों को डिस्कस भी किया, और जो भी प्रॉब्लम्स हुई, जो भी इवेंट्स होने चाहिए, वो उन लोगों ने आपस में एक दूसरे से डिस्कस किया। तो आप देख सकते हैं कि एवरीडे लाइफ में ये सारे चेंजेस होते हैं। large number of people went into plays, songs and festive processions। ठीक है, बहुत सारे लोग, लगभग सभी लोग जो हैं अब क्या कर सकते हैं, प्लेस देख सकते हैं, सॉन्ग्स को सुनने जा सकते हैं, किसी भी तरह का फेस्टिव है, प्रोसेशंस उसको जो है उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, मतलब सब चीज़ों में आप काम कर सकते हैं।
तो अब आपको यहाँ पे लास्ट में कंक्लूजन मिलेगा कि जब ये सारे काम हो जाते हैं, बट इन 1804 नेपोलियन बोनापार्टे जो है वो आ जाता है। इसको जो है ये जो नेपोलियन बोनापार्टे है आपका, ये जो है मतलब ज़्यादा दिन तक तो नहीं बट कुछ दिन तक रहता है, बट जब तक रहता है स्टार्टिंग में लोगों ने इसको बहुत ही पसंद किया, बिकॉज ये उस टाइम बहुत अच्छा था लोगों के लिए, बहुत ही मतलब इसने अकेले ही क्या किया, फ्रांस में लोगों को मतलब जिता दिया अकेले ही इसने, ठीक है। इसके पास इतनी पावर थी, तो लोगों ने सोचा जब ये इतना पावरफुल है तो अगर ये हमारा जो है एक तरह का किंग या फिर हमारा जो अगर ये शासन अगर देखेगा तो बहुत ही अच्छा होगा। तो स्टार्टिंग में इसने कुछ रूल्स भी बनाए लोगों के लिए, इक्वालिटी बिफोर लॉज वगैरह, तो वो अच्छा भी था, बट इसने कुछ जो है ख़राब काम भी किए। इसकी वजह से यहाँ पर वाटरलू का एक वॉर होता है 1815 में, एंड फाइनली नेपोलियन डिफीटेड, फाइनली ये हार जाता है और प्राप्स का यहाँ पर शासन हो जाता है और नेपोलियन जो है वो हार कर चला जाता है। आप देख सकते हैं कि इस तरह से यहाँ पर क्या है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन का इफेक्ट देखने में मिल रहा है। तो इस तरह से जो है दोस्तों आपने देखा कि क्या क्या पॉइंट्स हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन में पढ़े। अगर आपको जो भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं कमेंट्स के थ्रू, या फिर आप वीडियो को एक बार और देख लीजिए तो आपको क्लियर हो जाएगा। और साथ ही आप उसको जो है पॉज करके आप नोट्स भी बना सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं उसका, देन आप यहाँ पर जो भी कॉन्सेप्ट है उसे क्लियर कर सकते हैं। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि फ्रांस में मोनार्की से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, देन वहाँ पर रिपब्लिक आता है। रिपब्लिक के बाद हमसे ये पूछा जा रहा है कई सारे क्वेश्चन कि वुमेंस के लिए राइट हुए कि नहीं हुए, ठीक है। फिर उसके बाद रिवॉल्यूशन के बाद लोगों का जीवन कैसे होता है, ये सारे क्वेश्चन आपसे पॉइंट्स में पूछे गए हैं और आप उसका आंसर भी देख चुके हैं। तो आई होप आपसे कोई भी क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा पेपर में तो आप लिख भी लेंगे। तो इस तरह से आज का वीडियो जो है यहीं पर हम फिनिश करते हैं। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।